जय हिंद। आज हम जानेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, आपको जो है एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से देखने को मिलता है, क्योंकि जितना भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो या बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो या फिर अन्य एग्ज़ाम हो, क्योंकि लोग करते क्या है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स को वो अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं, इकोनॉमिक्स को इग्नोर करके चलते हैं। तो आज न कल पढ़ ही लेंगे, इस सोच के लोग पढ़ नहीं पाते हैं, और इकोनॉमिक्स से जब क्वेश्चन आते हैं तो लोग हल नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि जो भी अपकमिंग वैकेंसी है दरोगा का, उसमें जो है इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। ओके देन, तो समझते हैं ध्यान से और स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स, ठीक है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कहते किसको है, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अर्थशास्त्र कहा किसको जाता है, न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके जनक अगर पूछ लिया तो इसके जनक जो माने जाते हैं, इसके जनक एडम स्मिथ को माने जाते हैं। एडम स्मिथ को इसके जनक माने जाते हैं, और एडम स्मिथ के पुस्तक भी हैं एक, जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन जो है एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया पहला पुस्तक है। ओके, जो अर्थशास्त्र के विषय में लिखा था, और ये लिखा कब था, तो ये लिखा था 1776 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। अर्थव्यवस्था, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक बोल दिया आपसे, तो बोलिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक विश्वेश्वरैया। ठीक है, सर एन विश्वेश्वरैया। ठीक है, विश्वेश्वरैया को जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक बोला जाता है इकोनॉमिक्स का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से, जिसमें कि हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं उत्पादन। उत्पादन के क्या क्या कारक हैं, उत्पादन में कौन कौन से भाग लेते हैं, वो सारा इस वीडियो में जानेंगे। लास्ट में आपको क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, जैसे उत्पादन अगर पढ़ाए तो उत्पादन से कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उत्पादन समझते हैं। उत्पादन के चार कारक हैं। उत्पादन के जो है चार कारक हैं। अगर आपको कोई चीज़ का उत्पादन करना है, ठीक है, जैसे खेती करना है, खेती करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, जैसे कि हम उत्पादन करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम मालिक हैं। तो अगर हम मालिक हैं तो मालिक के साथ साथ क्या क्या चीज़ होना चाहिए उत्पादन करने के लिए, वो चीज़ हम इसमें जानेंगे। तो उत्पादन करने के लिए चार चीज़ आवश्यकता होती है। क्या क्या? पहली बात तो आपके पास पूंजी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। ठीक है, पैसा के बगैर तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ओके, दूसरा बात क्या होना चाहिए, भूमि होना चाहिए। जिस भूमि पे आप फसल उगाना चाहते हैं, गेहूं हो, चावल हो, धान हो, मक्का हो, जो भी चीज़ उगाना चाहते हैं उसके लिए आपको भूमि चाहिए। ठीक है, तो क्या बोले, पूंजी चाहिए पहले, फिर भूमि चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, वहाँ अगर धान बोना है, मक्का बोना है, तो आपको क्या चाहिए, श्रमिक चाहिए, मजदूर चाहिए। ठीक है, तो पहले फिर क्या चाहिए, मजदूर चाहिए। तो क्या क्या बोले, पूंजी, भूमि, मजदूर। और सारा तीनों का मालिक कौन होता है, उद्यमी। ठीक है, उद्यमी मतलब मालिक को बोला जाता है उद्यमी। ठीक है, तो उत्पादन के चार कारक चाहिए, क्या क्या, पूंजी, भूमि, श्रमिक और उद्यमी। ये चार अगर चीज़ है आपके पास तो आप कोई भी चीज़ का उत्पादन कर सकते हैं, कोई भी चीज़ का उत्पादन कर सकते हैं, चाहे आप खेती हो, ठीक है, कोई भी चीज़, इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ अगर है तो उसमें भी जो है उद्यमी, ये चार चीज़ की आवश्यकता होती है। ओके, अब समझते हैं ध्यान से। उद्यमी का अर्थ क्या हो गया, मालिक। उद्यमी किसे बोलते हैं, मालिक को बोलते हैं हम लोग उद्यमी। ये जो होते हैं ये दो प्रकार के मालिक होते हैं। उद्यमी मतलब मालिक दो प्रकार के होते हैं। एक मालिक होता है सिंगल, कि हम ही सारा पैसा लगाएंगे, आप लोग मत लगाइए पैसा। ठीक है, तो सिंगल मालिक को बोलते हैं प्रोप्राइटर। ठीक है, प्रोप्राइटर। उद्यमी में सिंगल मालिक जो होते हैं, ठीक है, सारा चीज़ का, उसे बोलते हैं प्रोप्राइटर। ठीक है, सिंगल मालिक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत कौन आते हैं, जिसे बोलते हैं पीवीटी, प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत कौन आते हैं, इसमें कई लोग, कई व्यक्ति इसमें भाग लेके बोलते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है उत्पादन करने के लिए, हम भी पैसा लगाते हैं। उधर से वो भी बोलेगा हम भी पैसा लगाना चाहते हैं, उधर से वो भी बोलेगा पैसा कुछ हम भी देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सब मिल के जो पैसा लगाते हैं, ठीक है, उसे बोला जाता है प्राइवेट
सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड जिसे आप बोल सकते हैं। तो उद्यमी दो तरह के देखें हम, एक देखें प्रोप्राइटर जो सिंगल मालिक होता है, और दूसरा होता है प्राइवेट जो कि कई मालिक मिलके जो है उत्पादन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो उत्पादन के 4 कारक याद रखना है आपको। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा इनमें से कौन उत्पादन का कारण नहीं है, उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो इनमें 4 ऑप्शन नहीं देके 3 ऑप्शन देगा, ठीक है, तो आपको छांटना होगा। ओके, कोई और ऑप्शन घुसा देगा। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप क्वेश्चन जो है हल करके आ जाएंगे। ओके, अब समझिए ध्यान से, प्राइवेट लिमिटेड पीवीटी जो भी समझिए, जो भी प्राइवेट लिमिटेड है उस सारा रजिस्टर जो है ना, एक एमसीए एक संस्था है, कहीं नहीं बोल सकते हैं, उसके देखरेख में जो है ना सारा कंपनी का काम धाम होता है। जैसे कोई प्राइवेट लिमिटेड है, जैसे कि जियो क्या है, प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट है ना। तो जियो का जो मालिक है वो अंबानी है। तो अंबानी का कितना साल में इनकम हुआ, कितना पैसा हुआ, कितना उसका सिम बिका, ठीक है, सालाना उसका इनकम क्या है, तो सारा देख रेख जो करता है, मतलब कि किसके नज़र में ये सब देख रेख होता है, तो एमसीए के नज़र में देख रेख होता है। और एमसीए का पूरा नाम होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। सारा प्राइवेट कंपनी एमसीए में रजिस्टर होता है, ठीक है, एमसीए में रजिस्टर होता है। और जो भी कमाई धमाई जो भी होता है सालाना, वो सारा इसके देखरेख में होता है। ये एमसीए जब साइड में जाके सर्च करेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि जियो का मालिक कौन है। जैसे आप जिस कंपनी का मोबाइल चला रहे हैं वो कंपनी का मालिक कौन है, सारा उस मालिक का नाम बता देगा, क्योंकि रजिस्टर किस में होता है, एमसीए में रजिस्टर होता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। ओके, अब देखने वाले हैं आगे। एमसीए में रजिस्टर होता है जो बताता है कि कंपनी किसके नाम का है, ठीक है, कंपनी में किसका पैसा लगा है, सालाना जो इनकम होता है वो सारा जो है एमसीए बता देता है कि सालाना इसका इनकम कितना हुआ, ठीक है। अब समझते हैं आगे। अर्थव्यवस्था, किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अर्थव्यवस्था है। किसी भी देश को अगर चलाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अर्थव्यवस्था है, जो कि भारत की सबसे अभी गड़बड़ा गया है अर्थव्यवस्था, उतना कोई खास है नहीं। इससे भी ज़्यादा घटिया एकदम गड़बड़ा गया है पाकिस्तान का, भिखमंगा नंगा फकीर सब जो है वहाँ आपको मिलेगा। ओके, तो अर्थव्यवस्था थोड़ा बहुत ठीक भी है भारत का। तो अर्थव्यवस्था, किसी भी देश को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आपको याद रखना है। ओके, अब समझते हैं ध्यान से कि अर्थव्यवस्था होते कितने प्रकार के हैं और क्या क्या चीज़ मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था जो होता है वो अर्थव्यवस्था कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, कई तरह के अर्थव्यवस्था होते हैं, जिसमें कि पहले हम जानेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसमें ये समझते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसमें हर एक चीज़ प्राइवेट होती है, हर एक चीज़ प्राइवेट होती है इसमें, ठीक है। और उत्पादन के चार कारक पर किसी निजी व्यक्ति का हाथ होता है, उत्पादन के 4 कारक पर किसी निजी व्यक्ति का हाथ होता है। तो उत्पादन के 4 कारक कौन कौन था, तो पूंजी भी किसी निजी व्यक्ति का लगा है, श्रमिक मतलब कि श्रमिक भी उसका निजी व्यक्ति का लगा है, उद्यमी मालिक भी मतलब प्राइवेट है, भूमि, ये सारा जो चारों चीज का अगर कोई निजी व्यक्ति मालिक है तो उसे बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जो कि आपको किस देश में देखने को मिलेगा, तो आपको देखने मिलेगा जापान में, यूएसए में, अमेरिका जिसे बोलते हैं, सिंगापुर में, चीन में, क्या क्या बोले, जापान, अमेरिका, सिंगापुर, चीन, ये सब देश में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो ये सब देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जब आप कहीं सेट उट मारते होंगे या एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस तरीका से, इनमें से किस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो क्या बोलेंगे, जापान, यूएसए, सिंगापुर, चीन, इस सब में जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ओके देन, अब देखिए इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इस अर्थव्यवस्था का विकास जो होता है ये बहुत तेजी से होता है। इस अर्थव्यवस्था का विकास बहुत तेजी से होता है। इसमें मतलब नहीं है कि गरीब मर रहा है या गरीब खा रहा है या नहीं खा रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गरीबी को ध्यान में नहीं रखता है, बल्कि बाजार को ध्यान में रखता है।
ठीक है, यही बात इसमें देखिए बोला गया है। इस अर्थव्यवस्था में विकास तेजी से होती है। इसमें गरीबी को ध्यान में नहीं रखा जाता है, बल्कि बाजार को ध्यान में रखा जाता है कि मेरा बाजार की स्थिति कैसा है। बाजार में सब कुछ सही चल रहा है ना, गरीब मर रहा है, कुछ भी हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे चीन, अमेरिका, इस सब में कोई मतलब नहीं, गरीबी का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, हम लोग के भारत में ना गरीब को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था पे जोर डाला जाता है। ठीक है, लेकिन चीन, यूएसए, सिंगापुर, जापान, इस सब में गरीब का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, गरीब को ध्यान में नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ में आ गया, किसी निजी व्यक्ति का हाथ हो और चारों उत्पादन पे किसी एक व्यक्ति का हाथ हो, यह हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं दूसरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था समझते हैं क्या होता है। इसमें क्या होता है, देखिए, जब उत्पादन के 4 कारकों पर सरकार का अधिकार हो। ठीक है, उत्पादन के 4 कारकों पर सरकार का अधिकार हो, तो इसे क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, उत्पादन के 4 कारक है ना, पूंजी, भूमि, श्रमिक, उद्यमी, ये 4 कारकों पर किसी सरकार का अगर अधिकार है तो उसे बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल में आपको लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं रेलवे। रेलवे जो है, रेलवे में भूमि किसका? सरकार का। श्रम मतलब मजदूर किसका? सरकार का। जो कि ग्रुप डी का वैकेंसी निकलता है तो मजदूर कौन होता है? सरकार का होता है। ठीक है, तो भूमि किसका? सरकार का। श्रम, मजदूर किसका? सरकार का। पूंजी किसका? सरकार का। उद्यमी किसका? तो सरकार का। सब चीज सरकार का होता है, उसे बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझिए, जो हमारे भारत देश में है। वर्तमान में हमारे भारत देश में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ये हो गया कि सरकार का भी पैसा लगा है, प्राइवेट का भी पैसा लगा है, सरकारी बसें भी चल रही है, सरकारी बसें भी चल रही है, प्राइवेट बसें भी चल रही है। तो ये सब कैसी व्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, उत्पादन के 4 कारकों पर सार्वजनिक तथा निजी दोनों का अधिकार हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसे कहते हैं। ठीक है, उत्पादन के 4 कारकों पर सार्वजनिक तथा निजी दोनों का अधिकार हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि भारत में कैसी व्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। पाकिस्तान में कैसी व्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। श्रीलंका में कैसी व्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, जैसे कि बसें जो चलती है ये प्राइवेट भी है, पीवीटी मतलब प्राइवेट बसें भी चलती है भारत में। ठीक है, बसें चलती है, सरकारी बसें भी चलती है भारत में। तो भारत में जो है दोनों चीज चलता है। ठीक है, टीचर जो होता है वो सरकारी टीचर भी है भारत में, प्राइवेट टीचर भी है भारत में। ठीक है, सरकारी टीचर भी, प्राइवेट टीचर भी। सरकारी टीचर भी पढ़ाते हैं, प्राइवेट टीचर भी पढ़ाते हैं। तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं द्वैध अर्थव्यवस्था। द्वैध अर्थव्यवस्था क्या होता है समझिए। द्वैध अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि मॉडर्न तरीका से अपनाया जाता है कोई भी चीज, पुरानी तरीका से भी अपनाया जाता है कोई चीज। जैसे कि द्वैध अर्थव्यवस्था में पुरानी विधि से बिहार में खेती होती है ना, अभी भी पुरानी विधि से बिहार में खेती होती है ना। और मॉडर्न विधि से मतलब आधुनिक तरीका से कहाँ खेती होती है? पंजाब में खेती होती है। ठीक है, तो वही बात बोला गया है, ये दोनों एक साथ अगर देखने को मिले ना, पुरानी भी देखने को मिले और मॉडर्न नई भी देखने को मिले, तो उस अर्थव्यवस्था को द्वैध अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। तो भारत में द्वैध अर्थव्यवस्था है, द्वैध अर्थव्यवस्था भी है भारत में। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जो दोनों देखने को मिले, पुरानी और नई दोनों देखने को मिले, उसे बोलते हैं द्वैध अर्थव्यवस्था। ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं समानांतर अर्थव्यवस्था। समानांतर अर्थव्यवस्था क्या होता है समझिए। जो भारत की स्थिति को पूरी तरह से डुबा के रख दिया, अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा कारण अगर माना जाता है तो समानांतर अर्थव्यवस्था को माना जाता है। इसमें आपको काला धन देखने को मिलेगा, जो कि सरकार के पास काला धन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है,
समानांतर अर्थव्यवस्था किसे बोला जाता है? काला धन को। ये देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में सबसे बड़ा अगर हाथ है तो समानांतर अर्थव्यवस्था का हाथ है, जो कि अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से डुबा के रख दिया है। ओके, ये कारण क्या है? तो समानांतर अर्थव्यवस्था है। महंगाई के कारण समानांतर अर्थव्यवस्था है। समानांतर अर्थव्यवस्था में क्या होता है? लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, ठीक है, लोगों के पास मतलब ज़्यादा पैसा है, काला धन ज़्यादा है, तो कैसी व्यवस्था है? समानांतर अर्थव्यवस्था है। ओके देन, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत में अर्थव्यवस्था डुबाने में कौन सी अर्थव्यवस्था का हाथ है? तो आप बोलिएगा समानांतर अर्थव्यवस्था का हाथ है। ठीक है, इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है? काला धन का कोई रिकॉर्ड नहीं देखने को मिलता है सरकार के पास। ठीक है, तो समानांतर अर्थव्यवस्था तक उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आपको हम आगे भी पढ़ा देंगे। टॉपिक को यहीं रखते हैं। आप लोग को मेरा अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ख़ास कर ये अर्थव्यवस्था को जो टॉपिक लेके हम आए हैं, जो भी बिहार दरोगा का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए जो है ये अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लेके चल रहे हैं। इकोनॉमिक्स वो चीज़ आपको याद रखना है। तो क्या क्या देखें हम? उत्पादन से लेके समानांतर अर्थव्यवस्था देख लिए। अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। ओके देन, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।